नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा की एक टेक्निक से तो सब वाकिफ होंगे, तोड़ फोड़ कर जोड़ने की टेक्निक से। बीजेपी हर कार्यों में कमी हो सकती है, पर इस कार्य में बीजेपी बिल्कुल परफेक्ट है। तभी तो कई जगहों पर बीजेपी हार कर भी जीती है। इनकी इस अदाओं के तो इनके अनभक्त कायल हैं। चलिए नजर डालते हैं कि भाजपा कहां पर हार कर जीती है या फिर कहां पर विपक्ष की कुर्सी छीन कर खुद कब्जा किया है। सबसे पहले नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश पर। बता दें कि साल 2016 में भाजपा अरुणाचल प्रदेश में कमल खिलाने में कामयाब तो हुई, पर तब जब 60 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास केवल 11 विधायक थे। जी हां, भाजपा ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व वाली पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी कि पीपीए के 43 में से 33 विधायक तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिए थे और 44 विधायकों के बहुमत के साथ भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। हमने क्या बताया था कि बीजेपी तोड़कर जोड़ने में माहिर है। अब बात करते हैं गोवा की। बता दें कि 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 16 सीटें जीतकर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई। वहीं भाजपा को इस चुनाव में केवल 14 सीटें ही हासिल हुई, पर भाजपा ने निर्दलीय विधायकों की मदद से अपनी सरकार बना ली। हारकर भी भाजपा जीत गई, यानी कि गवर्नर ने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस बात की खूब आलोचना हुई कि बहुमत मिलने वाली पार्टी को सरकार बनाने का दावा पेश करने दिया जाना था, पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने पार्टी के कदम को सही ठहराते हुए कहा कि सरकारी कमीशन के मुताबिक कांग्रेस को पहले क्लेम करना चाहिए था। गोवा की राजनीति में उथल पुथल यहीं पर नहीं थमी। साल 2017 के ठीक 2 साल बाद कांग्रेस के 2/3 विधायक यानी कि 15 में से 10 भाजपा ने तोड़ लिए और भाजपा के विधायकों की संख्या कुल 27 पहुंच गई। वहीं भाजपा का यह राजनीतिक दांव सिर्फ गोवा तक ही सीमित नहीं रहा। अब बारी आती है मणिपुर की। आपको बता दें कि साल 2017 के मणिपुर विधानसभा चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 28 सीटें हासिल हुई और बीजेपी को मात्र 21 सीटें। बहुमत के लिए सभी पार्टी को 31 सीटों की जरूरत थी। वहीं इसी बीच बीजेपी ने 32 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा गवर्नर के सामने पेश कर दिया और यहां पर भी भाजपा नेता रविशंकर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज तक मणिपुर में सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। मणिपुर, गोवा और अरुणाचल के अलावा सबसे ज्यादा चर्चित रहा कर्नाटक में नाटक, जिस देश के उदारवादी लोगों ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाना भी कहा। बता दें कि जुलाई 2019 में राजनीति में चले इस फेमस ड्रामे की साक्षी पूरे देश की जनता बनी। गौरतलब है कि 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा को 104 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं कांग्रेस को 80 सीटें मिली और जेडीएस को 37। दूसरे राज्यों में देर से दावा पेश करने की टिप्पणी की वजह से कांग्रेस ने इस बार भाजपा से पहले ही सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया और कांग्रेस ने ये जेडीएस के समर्थन से किया। हालांकि गवर्नर ने भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण भेजा, पर भाजपा बहुमत नहीं साबित कर पाई और इस मौके का फायदा उठाकर कांग्रेस और जेडीएस सरकार बनाने में कामयाब रही। गठबंधन ने कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया, पर कुछ दिन के बाद ही विधानसभा के 11 विधायक यानी कि 8 कांग्रेस और 3 जेडीएस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इस बीच कुमारस्वामी लगातार बीजेपी पर विधायक खरीदने का आरोप लगाते रहे। आखिर कांग्रेस जेडीएस की सरकार गिराकर भाजपा इस राज्य में भी अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। अब देखिए सिक्किम की राजनीति। बता दें कि 2019 में सिक्किम में पिछले 25 सालों से शासन चला रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एसडीएफ के 10 विधायक रातों रात भाजपा में शामिल हो गए।
वो भी तब जब 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को यहां से एक भी सीट नहीं मिली थी, पर यहां भाजपा मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी। हालांकि विधायकों के इस दल बदलू कदम की जमकर आलोचना हुई, क्योंकि जनता ने भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 1.62% वोट देकर नकार दिया था। सिक्किम में बीजेपी की सरकार बनना सबको चौंका देने वाला था। यही हाल रहा मध्य प्रदेश का भी। मध्य प्रदेश में भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था कि वो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं। इसका जवाब देते हुए कांग्रेस के मुख्यमंत्री और नेता कमलनाथ ने चुनौती देते हुए कहा था कि भाजपा में हिम्मत है तो मेरी सरकार गिरा कर दिखाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाई बीजेपी में शामिल होते ही बीजेपी ने अपना तोड़फोड़ कर जोड़ने वाला दांव खेला और अपनी सरकार बना ली। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते रहे कि वो कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। वहीं राजस्थान में भी बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिराने की बहुत कोशिश की, पर बीजेपी की सारी कोशिश को कांग्रेस ने नाकाम कर दिया था। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति तो सबको याद होगी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वहां पर नीतीश की सरकार एक बार फिर बनेगी, जबकि नीतीश से नाराज जनता थी। नीतीश की रैली में उन्हीं के खिलाफ नारे भी लगाए गए थे। नीतीश ने खुद अपने एक भाषण में बयान दिया था, ये मेरी आखिरी सरकार हो सकती है। मानो वहां की जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री चुन लिया था, पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी जीत कर भी हार गए और नीतीश हार कर भी जीत गए। बिहार की जनता भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये हुआ तो आखिर कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने तो तेजस्वी यादव को वोट दिया था। ये सस्पेंस आज भी एक सस्पेंस बना हुआ है। अब यही आलम देखने को मिला पांडुचेरी में। पुडुचेरी में कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन किया। जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे पुडुचेरी के सीएम कुमारस्वामी बहुमत साबित नहीं कर पाए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार और कांग्रेस और एआईडीएमके ने 3 मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने देकर हमारी सरकार गिरा दी। इस्तीफा देने के बाद कुमारस्वामी ने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार, एनआर कांग्रेस और एआईडीएमके ने 3 मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने देकर हमारी सरकार गिरा दी। ये लोकतंत्र की हत्या है। पुडुचेरी और इस देश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। यहाँ भी बीजेपी अपने गांव में कामयाब हो गई। राजनीति के गलियारों में ऐसी राजनीति होना सचमुच लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि जनता जिसे चुनती है उसकी सरकार को गिरा दिया जाता है। ये तो लोकतंत्र की हत्या ही हुई ना। कुछ बुद्धिजीवी जो हर बात पर चिल्लाते थे कि लोकतंत्र खतरे में है, क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आमने सामने न्यूज़।